सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से एक बड़े सदारती रेफरेंस पर राय सामने आ गई है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो फैसला था, जो ट्रायल हुआ, उससे मुतालिक जो सवालात पूछे गए थे उसमें से चंद सवालात पर जो राय दी है सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने, वो अब बड़ी वाज़ेह है। जिसके मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, वो ट्रायल शफाफ नहीं था, उन्हें उनके दिफा का बाकायदा तौर पर हक नहीं दिया, उनको उनके हक से महरूम रखा गया। और जो खुद एहतसाबी की एक बात की गई है इस ट्रायल में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ट्रायल में। और ये कहा गया कि जो चंद सवालात के जवाबात हैं उस पर जो तफसीली राय है वो चूँकि मफाद आमा से मशरूत है तो उसको आगे चलकर तफसीली राय में बताया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा गया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कि खुद एहतसाबी को अब अपनाना पड़ेगा, माजी की गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस फैसले के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का इस पर रद्द अमल भी सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अदालत में मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि 44 साल के तवील अरसे के बाद ये बहरहाल ये राय सामने आई, जिस पर किसी हद तक उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और फिर जो इस वक्त मौजूदा एक सियासी सूरत हाल है उस पर भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है, जिसमें उन्होंने असम्बली को अभी रोक दिया है कि वो मखसूस नशस्तों पर अभी हल्फ ना लें और उन अरकान को अभी अलॉट ना की जाए वो नशस्तें। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, उनसे पूछा गया है कि पहले वो आएँ और अपना जवाब जमा करा दें। फिर सदारती इलेक्शन भी होने जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 345 इलेक्ट्रल वोट्स उनके पास मौजूद हैं और अब MQM भी राज़ी हो गई है उनको वोट देने के लिए। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे तारुफ करवाते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब माहिर कानून है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सबसे पहले जो राय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज सामने आई, और अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच था और तमाम जजेस एक ही राय पर मुत्तफिक हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ट्रायल का हक ही नहीं दिया गया, उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला, उन्हें उनके हक से महरूम रखा गया। इस पर आपकी राय एतजाज़ साहब? बहुत अच्छा फैसला है जी, और मुतफ़िका फैसला है, लार्जर बेंच का फैसला है, 9 जजेस का फैसला है। जिस बेंच ने सज़ा दी थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो 7 जजेस का फैसला था और वो भी डिवाइड था, पर ये 9 जजेस का फैसला मुतफ़िका फैसला है। और इसमें बहुत ही ये अच्छी बात है कि ये इन्होंने तारीख़ के एक बड़े कबीह, एक बड़े दर्दनाक और बड़े ही अंदोहनाक पे इन्होंने इस तरह उस पर पर्दा डाल दिया और ख़त्म किया, उसको बंद किया बाब को। और मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में ही नहीं, ये फ़ैसला जो है ये सारी दुनिया में जूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस में इसकी बाज़गश्त होगी। और काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके जो रुफ़का हैं दीगर, उनको मुबारकबाद उनको भी, और इसकी तहसीन देनी चाहिए कि एक चीज़ को उन्होंने नोटिस किया है और बहुत बड़ा फ़ैसला ये दिया है। और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी जजमेंट्स इसमें से आएंगी। सब जजेस ने बड़ी दिलचस्पी ली है इसमें, ये ज़रूरी भी था। और एतजाज़ साहब इसमें जो रेफरेंस में जी आप कंप्लीट कर लीजिएगा काइंडली। क्योंकि एक सीनियर सियासतदान को आप इस तरह निकाल रहे हों उससे सियासी धारे से, तो ये इन हुक्मरानों को ये इल्म होना चाहिए, हमारे आज के हुक्मरानों को भी, कि इस तरह एलिमिनेशन नहीं हो सकती। इस तरह आप सियासत से निकाल नहीं सकते किसी को, उसकी जान भी लेकर भी उसको नहीं निकाल सकते। वो जान देकर भी उसकी सियासी जमात 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा की टेन्योर ले चुकी है, 2 दफ़ा लेने जा रही है सदारत के ओहदे को, और चीफ मिनिस्टरशिप सिंध की तो अमूमन है।
तो वो ये किसी को एलिमिनेट किया पॉलिटिक्स से बिल्कुल। तो ये एक बड़े अच्छे मौके पे ये फैसला आया है कि आपको ये याद रहे कि किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचा के उसको सियासत से भी निकाल देते हैं तो वो निकलता नहीं सियासत से, वो सियासतदान वहीं रहता है। और जरदारी साहब ने जैसे कहा था भाई आप 3 साल के लिए, हम तो यहाँ हैं, मौजूद हैं। तो ये बड़ी एक नेचुरल जस्टिस हुई है और इसमें मैं मुबारकबाद बिलखसूस जरदारी साहब को देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये उनकी सोच थी एज प्रेसिडेंट कि ये करवाया जाए, रेफरेंस किया जाए। मैं इतना हम बाकी सब इतने ज़्यादा उस वक्त सिनिक्स थे, पर उन्होंने किया ये रेफरेंस और आज ये सुरखरू हुआ है और वो इशू नहीं आया कि उसको सेट असाइड करने का। तो फ़ायदा कोई नहीं उसका क्विटल का, क्योंकि अब शहीद तो जा चुके हैं इस दुनिया से हमारे लिए तो लेकिन इसके साथ एक अदालतों को भी एक हिस्टोरिक सेंस मिलेगा, सेंस ऑफ हिस्ट्री मिलेगा कि हिस्ट्री भी जज करती है। और हिस्ट्री जब जज करेगी तो आज के भी जजेस को ये एहसास होगा कि मुनीर के कबीले के जज और कॉर्नेलियस के कबीले के जज ये अलग खड़े पाए जाएंगे। और ऐसा साहब जाहिर है कि इस फैसले को चूंकि मुस्तकबिल में भी एक नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा, तो इस रेफरेंस में जो सवालात पूछे गए थे, आपको नहीं लगता कि इस राय में तमाम सवालात को कंसीडर किया जाना चाहिए था, तमाम के जवाब आना ज़रूरी थे? जो चौथा सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें पूछा गया था कि ये सज़ा इस्लामी तालीमात के मुताबिक थी या नहीं। अब अदालत का इस पर मौक़िफ़ सामने आया कि हमें इस सिलसिले में मुआवनत ही नहीं फराहम की गई और इसलिए अभी फ़िलहाल इस पर अपनी राय का इजहार नहीं किया जा रहा, और वो जब तफसीली राय आएगी तो शायद उसमें उसका इजहार किया जाए। तो ये मुआवनत फराहम ना किया जाना, ये किसकी कमज़ोरी थी? क्या कहीं कोई खामी रह गई? और चंद एक ऐसे सवालात हैं जो कि जिस पर राय का इजहार होना चाहिए था, खासतौर पर जो चौथा सवाल है। नहीं, इसमें मैं तो इसको फ्रैंकली समझता नहीं हूँ, मेरी इतनी समझ नहीं है। ये कुरानी आयात पर मबनी सवाल था और कुरानी आयात और कुरानी अहकामात का मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ। मैंने तो वहाँ कह दिया था, अर्ज़ कर दी थी कि मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दे सकूँगा, मेरी इस मामले में आजिज़ी है। और फिर अगर आप गलत राय दे दो तो पता नहीं कौन सा फ़िका आपके पीछे पड़ जाए। आजकल ये भी तो एक लिंच मॉब्स का ज़माना आ गया हमारे इस माशरे पे। एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जहाँ लिंच मॉब्स इस तरह चलती हैं, मॉब्स जिस तरह वो ख़वातीन बच्चियाँ वो लिबास पहन के जा रही थी जिन पे हे नून कुछ लिखा हुआ था, तो उसको उनको उसकी दुकान जला देनी थी उस बेचारे ईसाई मसीही दुकानदार की। इन्होंने तो मौत पहुंच गई थी वहाँ, वो अगर शाबानो उनको लेके ना निकलती और वो जो वहाँ के मौलाना थे मस्जिद के वो ना पहुँचते, तो ये तो पुलिस ने तो पीछे खड़े रह जाना था। तो ये वो एक सवाल था जिसमें मैंने कहा जिसमें इस्लामी राय पूछी गई थी। मैंने तो साफ कह दिया था कोर्ट को कि मैं ये इस पे राय नहीं दे सकूँगा, पर उसमें एक उलझन ये थी कि उसमें लगता ये था कि उफ़ यानी रिपेंटेंस के मुतालिक है ये कि जो अगर उसको लिया जाए तो वो मुल्ज़िम एक तरह से रिपेंट कर रहा है। तो रिपेंट तो करने की सवाल ही नहीं था जब वो बेगुनाह, जब सफाई का ये था ही ये मौक़िफ़ कि वो बेगुनाह है। तो फिर उन्होंने ये तो नहीं करना था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, रिपेंटेंस की कोई बात नहीं थी। ये इस बाबत मेरा ख्याल है। बाकी जो एबैकस क्योरे बुलाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी राय ना दी हो। सही।
तो एतजाज साहब, ये एक तो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आज ये आया राय की सूरत में, अब एक फैसला आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी आया और वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर। और इस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनको पेशावर हाई कोर्ट ने रोका है कि अभी आप मखसूस नशस्तों पर मौजूद अरकान से हल्फ ना लें। अब चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट गई, तो आप समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज किया जा सकता था और जो उनकी तरफ से जो डिसीजन आएगा वो फिर कौमी असम्बली पर, स्पीकर कौमी असम्बली पर भी लागू होगा? मैं 1 मिनट आपसे पहले, इससे पहले एक आपकी वसातत से, ये क्योंकि बहुत खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है हम पीपल्स पार्टी वालों के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों, तमाम जालों, तमाम अहदेदारों, तमाम हामियों को आज इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये जो उन पे एक इल्ज़ाम ही लगता था वो आज पाश हो गया और ये फैसला एक तरह साबित हो गया कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला वो दुरुस्त बुनियादों पर किया ही नहीं गया और मैं इस पे सबको मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये ज़रूर इस पर जो मैंने सवाल किया था उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन ऐसा सब ये जो एक सवाल मेरा और इसमें ज़िमनी ज़रा, ऐसा सब ये जो अब राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, इस पर कोई नजर सानी अपील या इसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता ना? अब ये हतमी फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। नहीं, ये तो फैसला नहीं है, ये राय है। सदर ने राय मांगी है और सदर को उन्होंने जवाब दिया है। अब सदर ही मांग सकते हैं अगर इसकी नज़रसानी, वो ज्यूरिसडिक्शन ही ऐसी है कि वो सदर से सवाल आते हैं मशवरे के लिए और उनको ही एडवाइस देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस सदर को गई है और ये कोई मैं आप कोई और इस पे आके एतराज़ नहीं कर सकता और नई एडवाइस नहीं मांग सकता। सही। एतजाज साहब, अब वो मेरा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले वाला सवाल जिसमें उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को अभी रोका है कि अभी आप मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना लें, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी दरख्वास्त वहाँ लेकर गई है, इलेक्शन कमीशन से उन्हें नहीं मिली वो नशस्तें, वो समझते हैं कि उनका हक़ है और इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों को देना चाह रहा है, तो अब ये सही फोरम पर गए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले? हाँ, सही फोरम पे गए हैं। हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन एक नेशनल इदारा है और इसको किसी भी हाई कोर्ट में इसके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि उसका इतलाक़ उस प्रोविंस में भी होता है, तो ये कोई गलत नहीं है, फोरम गलत नहीं है। सही। और ये जो इस केस के बुनियादी मंदरजात हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, जबकि माजी की चंद प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्ती जमा नहीं कराई थी और ख़ुद उनके चेयरमैन ने भी फिर आज़ाद हैसियत में किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ा, तो इसकी बुनियाद पर उन्हें सीटों से महरूम किया गया है। तो आपकी राय में इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है? आइन और कानून के मुताबिक है? इलेक्शन कमीशन ने इन्हिसार किया है कानून के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन शिक नंबर 104 पे। अब 104 जो शिक है वो कहती है कि ये उन पार्टीज़ को मिल सकता है जिन्होंने कंटेस्ट किया हो इलेक्शन, वही इलेक्शन कंटेस्ट किया हो और उनको फिर जितनी सीटें उस पार्टी को मिली हैं वो उसके तनासब से वो उसको उनको देनी होंगी ख़वातीन की नशिस्तें और उसी निस्बत से जो अक़लियतों की नशिस्तें। अक़लियतों का लफ्ज़ मैं ले रहा हूँ पर मैं इसको दुरुस्ती समझता, मैं इसके बारे में कहता हूँ बेहतर पाकिस्तानी कहना चाहिए, बीपी, बेटर पाकिस्तानी। पर अब अच्छा ये देखें, इसमें एक तज़ाद है आइन और कानून में। आइन नहीं कहता कि कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी, आइन आर्टिकल 17 के तहत हर शख्स को ये इख्तियार देता है, ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है उसका कि वो किसी पार्टी को एक पार्टी बनाए या किसी में शामिल हो जिसमें चाहे। अब वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि वो पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने वाली हो, कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब जब आप इस निगाह से
उस क्लॉज को, आइन को देखते हो जिसमें ये सीटें हैं, वो है आर्टिकल 51 की सब क्लॉज 6। अब उस क्लॉज में ये कहीं नहीं है कि कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हो। अब कंटेस्टिंग के लफ्ज़ को आप छोड़ दें और आइन को देखें। आइन की दफ़ा के आर्टिकल 51 कहता है कि तीसरे दिन पता लगेगा कि कितनी सीटें किसको जानी है या किसकी कितनी सीटें कौमी असेंबली में है। अब वो तीसरे दिन किस तरह पता लगेगा कि 3 दिन इलेक्शन के बाद हर एमएनए को ये इख्तियार होगा वो जिस पार्टी में शामिल हो जाए। अब वहाँ ये नहीं लिखा कि वो पार्टी ज़रूर ही पार्लियामेंट में हो, वो पार्लियामेंट में ना हो, वो पार्टी तो कहीं भी हो। अगर वो रजिस्टर्ड लॉफुल पार्टी है तो उसमें शामिल हर एमएनए जो आज़ाद एमएनए है वो भी हो सकता है। अब तीसरे दिन जब गिनती होगी तो गिना जाएगा कि कितने एमएनए इस पार्टी में है जो आज़ाद भी आ गए। और वो पार्टी ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट में हो, वो कंटेस्टिंग, उसने कंटेस्ट भी ना किया हो, कंटेस्टिंग एक्ट में है। एक्ट मुतसादम है आइन से। आइन में जो शर्त नहीं है वो जो कानून नहीं लगा सकता। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है ये भी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल गलत है और ये कुछ बदनीयती उनकी लगती है। सारे तनाज़र को देखे जाए, गुजरात, पंजाब और पख्तूनख्वा के पंजाब के जो इलेक्शंस हैं और उनको 90 दिन से आगे चला के और निगरानों को बिठा के और तनख्वाहें और सब कुछ सरकारी सारे मराहत लेके वो आज तक चलते आए हैं निगरान। ये इलेक्शन कमीशन का कुछ इनकी गड़बड़, कुछ अनाद लगता है पीटीआई के साथ। और एतराज़ साहब, ज़ाहिर है कि ये इस फैसले का जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है, जो कि आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये आइन के मुताबिक नहीं है, हाँ इलेक्शन एक्ट में ज़रूर इसकी गुंजाइश मौजूद है, तो अब इसका जो फ़ायदा है वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को पहुंचने जा रहा है। चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब के भी वोट इससे बढ़ जाएंगे, इससे फिर अपने सेनेटर्स भी ज़्यादा मुंतखब करवाने की पोजीशन में तमाम हुकूमती जमातें होंगी। और फिर इसका नुकसान ज़ाहिर है, जो इसका एक सियासी नुकसान अददी हैसियत में वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को होने जा रहा है। तो इस सूरत हाल का तो जो आपकी जमात है और जो इत्तेहाद है हुकूमत का, उसको इस वक्त फ़ायदा होने जा रहा है। अब अगर अदालत से फ़ैसला इस इलेक्शन के बाद आता है तो फिर जो मकसद था इस फैसले का वो तो पूरा हो जाएगा। इसका यह है कि अगर तो ये जाता है मामला उस हद तक सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो ये अगर तो ये जिसको कहते हैं लिस पेंडेंस, लिटिगेशन की पेंडेंसी के दौरान कोई इन्होंने एक्शन ले लिया होगा इलेक्शन कमीशन ने, तो वो तो रिवर्स हो जाएगा। बाकी जरदारी साहब का और महमूद खान अचकज़ई, वो भी मेरे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, और हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे हैं और महमूद खान के साथ बहुत एक रिलैक्स्ड सी और बड़ी अच्छी दोस्ती है विच आई वैल्यू। लेकिन जरदारी साहब का इसमें महमूद खान का मुकाबला कोई नहीं है। अगर कुछ वोट जरदारी साहब के इधर ख़वातीन के मामले में कम भी हो गए तो कोई वो ही इज़ इन अ बिग लीग एंड आई डोंट थिंक कोई ख़तरा है इससे कोई इलेक्शन का रिज़ल्ट बदल जाने का। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि इसके पेश नज़र कि अब को गुडविल होनी चाहिए। देखो इतना अच्छा फैसला आ गया, सेनेट में तो इसका फ़ायदा हो सकता है ना, सेनेट में तो हुकूमती इत्तेहाद को फ़ायदा हो सकता है और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने 7 सेनेटर्स खो देगी इसके नतीजे में।
नहीं, वो आप गिनती को एक मेरे रास्ते छोड़ें, आप देखें इसको गुडविल पे चलना चाहिए इस सिस्टम को। इस सिस्टम ने अगर चलना है तो अगर हुकूमत ने कुछ पहले अपने हाथों से दिया, अगर हुकूमत ये सीटें दे देती है उनको और उसमें पीपल्स पार्टी की भी जाती हैं, उसमें एक ऐसी फ़िज़ा उससे बन सकती है जिससे उनकी हुक्मरानी आसान हो जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें और लीगली, मैं ऑनेस्टली लीगली समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो तशरीह है इस आइन और कानून की इन शिकों की, वो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर नून और सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि अब देखना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इस पर क्या फैसला आता है और कब तक आता है। लेकिन आसिफ अली जरदारी उनके मुकाबले जो इस वक्त प्रेसिडेंट के लिए एक फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक पिल्ड एक्ट की भी रिपोर्ट आई है जिसमें इलेक्शन कमीशन की साख पर बहुत ज़्यादा संगीन सवालात उठाए गए और उसकी वजह है इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर से उसका ऐलान करना। एक ब्रेक के बाद उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अब इलेक्शन के नताइज पर जहां पहले सिर्फ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब पिल्ड एक्ट की भी एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें नताइज को ताख़ीर से नशर करने पर और उसकी अशात वेबसाइट पर करने पर यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट की जो एक क्लॉज़ है 95, जो सेक्शन है 95, उसकी क्लॉज़ 10 की भी खिलाफ वर्जी हुई है और इससे इलेक्शन की साख को भी बहुत नुकसान पहुँचा है। अब ये तमाम बातें उस वक्त में हो रही हैं जब सदारती इंतखाब भी 2 रोज़ की दूरी पर खड़ा है, जब मखसूस नशस्तों से मुतालिक भी फैसले सामने आ रहे हैं और फिर काबीना की तश्कील भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। सूबाई सतह पर इसका आगाज़ हो चुका है और मरकज़ में तकरीबन नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। और MQM पाकिस्तान ने भी साथ साथ आसिफ अली जरदारी को सदारत के लिए वोट देने की अब रजामंदी जाहिर कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो तारिक साहब, ये जो इस वक्त एक रिपोर्ट सामने आई, हम पहले मुख्तलिफ जमातों की जानिब से तो एक एहतजाज की सूरत हाल देख रहे थे, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मैंडेट उनका है और उसमें गड़बड़ की गई है और फिर ये हुकूमत बनी है। तो अब जो इदारे हैं, जो आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे, अब उनकी भी राय सामने आना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्हें आप इदारे कह रहे हैं वो इदारे नहीं हैं, वो मुख्तलिफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, जिन्हें NGOs भी कहा जाता है और वो अपनी राय और अपने तबसरे ज़ाहिर है उनके हमेशा होते रहते हैं, जिनका हमें एहतराम है। ये इदारे अच्छे नाम से जाने जाते हैं, पिल्डाट है, फाफिन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में ये एक रिवायत बन चुकी है जो कि अच्छी रिवायत नहीं है। हर इलेक्शन के बाद जो हारने वाली टीम होती है वो इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और ये सिलसिला पिछले कम अज कम 10 से 12 जो इलेक्शन हुए हैं आम इंतखाबात, उसमें यही सिलसिला हुआ है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात और इलेक्शन कराने वाला जो अमला होता है उसके ऊपर इल्ज़ामात। अब इसमें एक बात जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि चूंकि मुख्तलिफ पार्टीज इलेक्शन लड़ रही होती हैं, चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों के भी इलेक्शन होते हैं, तो जिन जिन जगहों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टियां जीत जाती हैं वहां पे वो इल्ज़ाम नहीं लगाती, वहां इलेक्शन कमीशन की तारीफ हो रही होती है और इलेक्शन बड़ा साफ हुआ, शफाफ हुआ, ये कसीदे पढ़े जाते हैं। लेकिन वही पार्टियां अगर दूसरे सूबे में हार जाती हैं या मरकज में हार जाती हैं तो फिर वो पूरे इलेक्शन के जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें कीड़े निकालेंगे, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहेंगे। तो ये एक अजीब सी रिवायत है। बाकी और तारिक साहब, जब ये बात आप कह रहे हैं तो ये आप तमाम जमातों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज ये बात की और उसमें उन्होंने तमाम जमातों को खातिब किया कि 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM कहती थी कि वहाँ धांधली हो गई है और चूंकि PTI की ज़्यादा सीट्स थी, और आज PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातें ये कह रही हैं कि जी धांधली हो गई है। तो वो पूछ रहे हैं वो सबसे कि अब आप बताएं कि उस वक्त इलेक्शन फेयर थे, आज फेयर नहीं है, या आज फेयर हैं तो उस वक्त फेयर नहीं थे?
देखिए, अल्लामा साहब ने तो 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, मुझे याद है, मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि जब अल्लामा साहब ने फरमाया था कि हमें असेंबलियों का बायकॉट करना है और 2018 की असेंबलियों का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी आप ये कहें कि कहने पे, और मौलाना साहब ने आमादगी जाहिर की थी इलेक्शन में और असेंबलियों का हिस्सा बनने में इलेक्शन के बाद, तो इल्ज़ाम तो उस वक्त भी लगे थे। मौलाना साहब तो मैंने आपको बताया सिस्टम से बाइकआउट करने की बात कर रहे थे। तो अभी भी मैं नहीं कहता, वो उनका अपना एक राय है, हमें अल्लामा साहब का, मौलाना साहब का बड़ा एहतराम भी है, लेकिन जाहिर है वो अपने इलाके में अपनी सीटें हारे हैं। वो कि अपनी वो कौमी असम्बली के नशिस्त जो है वो बलूचिस्तान से उसको जीतने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम न सिर्फ जीतेंगे बल्कि मौलाना साहब तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस दफ़ा केपी में जो हुकूमत होगी वो JUI बनाएगी। तो हुकूमत बनना तो दूर की बात, अगर आप अपनी जाती नशिस्त भी वहाँ से न जीत सके तो उनके गुस्से की वजह तो समझ आती है, उसका बहरहाल हमें एहतराम है। सही, चलें अब ये उनका गुस्सा आप लोग कम करेंगे नहीं, आप बिठाएंगे उनको साथ या नहीं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, ज़रा रेहान हाशमी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। रेहान साहब, ये जो इस वक्त आपके नताइज पर जो सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था कि आपका जो मैंडेट है वो पूरा का पूरा जाली है। अब वही पीपल्स पार्टी आपसे सदारती वोट मांग रही है और आपकी जमात भी पूरा एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए रजामंदी जाहिर कर रही है। तो ये किसके मफाद में हो रहा है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये कि इलेक्शंस के ऊपर जो मुतनाज़ा बनाने का मामला है उसमें मैं आपको सिर्फ याद दिलाता चलूं कि 2018 के इलेक्शंस में नताइज कई दिनों बाद आना और MQM का ये बारहा मुख्तलिफ फोरम पे, मीडिया पे भी आकर इस बात को क्लेम करना कि हमारे साथ हमारा मैंडेट छीना गया है या इंजीनियरिंग की गई है, और कई दिनों के बाद इंतखाबात के नताइज आना, ये पिछली दफा हुआ था और बहुत ज्यादा हुआ था। शायद मतलब हम भूल रहे हैं बहुत सारे लोग जो आज क्लेम कर रहे हैं। उस वक्त तो घर से में सोए हुए थे और जगाया कर इनको बताया गया था कि भाई आपको दे दिया गया है, आप सीट जीत चुके हैं। तो आज कम से कम उन तमाम जिस तरीके से सीटें ली गई थी उनको वापस मिलना, उस पर उनको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात रही कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के तहत सियासत करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर जीत कर आई हैं, असेंबली में मौजूद हैं, तो आपके पास जमहूरी रास्ता यही है कि आप उन्हीं पार्टीज के साथ डिलाइब्रेशंस, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस और हुकूमत साजी के मामलात को डिस्कस कर सकते हैं अगर आज़ादी अक्सरियत है या नहीं है, दोनों सूरतों में। उसके अलावा कोई नॉन स्टेट एंटिटी के साथ तो आप करेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ हमारे आज भी ग्रीवियंस हैं। आज भी हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ जो तजदीद के बाद बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून की एश्योरेंस पे PDM का भी हिस्सा बने थे, और आज भी मुस्लिम लीग नून के ही चेहरे के ऊपर, एश्योरेंस के ऊपर हमारी जो नशिस्त हुई उसमें बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की का तकाजा है वो किससे है? वो सूबे में हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप आईन पाकिस्तान के जेर निगरानी और उस आइन के तहत ही अमेंडमेंट करवाकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने हमदर्दों, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स और अहलियान पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर फार्मूला डेवलप कर सकें। उसके लिए आपको आज़ादी अक्सरियत चाहिए। अच्छा, इसमें चेहरा नुमाया होने की भी बात है। ज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने PDM में भी हामी भरी थी और उन तमाम नुकात को, मुतालबात को जिसका हम मुतालबा मुख्तलिफ औकात में करते रहे, दिहाइयों से करते रहे, उसके और जब आपका ये एतराज था आप लोगों के, फिर पीपल्स पार्टी ने अपने वादे वफा नहीं किए, तो क्या इस बार अब क्या फिर कुछ राहें खुल रही हैं? सिंध हुकूमत में भी आपकी शमूलियत की है, जरदारी साहब को वोट देने के लिए MQM अपनी मर्जी से उसने रजामंदी जाहिर की है, या फिर नून लीग ने आपको मनाया कि जी चलें सदारती उम्मीदवार मुश्तरका हैं तो इनको वोट दिया जाए, चूंकि आप नून लीग के चेहरे पर इस वक्त मरकजी हुकूमत में शामिल है ना? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं आपको, बुनियादी तौर पर तो मुस्लिम लीग नून के एश्योरेंस और इनकी काविशों की वजह से ही हम इस बात पर राजी हुए हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, पाकिस्तान भर के लिए, लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट के लिए और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून की नीयत साफ नजर आती है। तो हम मुस्लिम लीग नून से ही तकाजा करते हुए नजर आएंगे आपको आइंदा भी
कि अगर सूबे के अंदर हुक्मरानी करने वाली 15 साल से हुक्मरानी करने वाली जमात, लोकल बॉडीज के मामलात हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मामलात हो, अगर नहीं करती हुई नजर आएगी तो हम मुस्लिम लीग नून से ही तकाजा करते हुए आपको नजर आएंगे। और यकीनन अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें अगर इस बात को एश्योरेंस दी है तो हम चाहेंगे मुस्लिम लीग नून देरपा अंदाज में, पायदार अंदाज में मुल्क की सलामती, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे और साथ ही साथ अपनी आजादी अक्सर। और अभी काबीना में आपको जितना हिस्सा मिल रहा है आपकी सीट्स होते हुए 22 सीटों की बुनियाद पर, वो आप मुतमईन है कि जो 3 वजारतें इस वक्त आपको दी जा रही हैं? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी ये हतमी शक्ल नहीं हुई है। वजारतों का मामला तो सेकेंडरी है, प्राइमरी मामला तो हमारा इस बात के ऊपर कंसेंसस डेवलप करना था और है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे जो हमारा मुतालबा है। क्या इस बात पर राजी थे? उन्होंने कहा कि जनाब हम राजी हैं, मुफाहमती अमल आगे बढ़ेगा। आजादी अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। 2/3 मेजॉरिटी के लिए तावक्ते के हम अपनी आदात को नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर जरूरत है नहीं बढ़ाते तो मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन कैसे होता कि या तो आजाद या पीपल्स पार्टी के जो अराकीन हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ मफाहमती अमल में आए। तो लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है। ट्रिकी मामला है और इससे लोगों का चेहरा ये चैलेंज मुस्लिम लीग नून का है। तो तारिक फजल चौधरी साहब, जो एमक्यूएम की डिमांड है वो पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बगैर तो जाहिर है आप लोग नहीं उस पर अमल कर सकते, तो अब कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को भी कन्विंस करने की, नहीं तो फिर एमक्यूएम का ही मूड खराब हो सकता है। हम करेंगे यकीनन जी। जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ जो कोalition गवर्नमेंट बनी है, यकीनन आगे भी इंशाल्लाह हर मामले में उन्हें साथ लेके चलना और उन्हें कॉन्फिडेंस में रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो उनसे आप ये कहें कि इत्तेहाद में शामिल करते वक्त जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो उनसे वादे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला पूरे किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काबीना तश्कील पा चुकी है, सदारती इंतखाब भी होने जा रहा है, और दूसरी तरफ वो जमातें जो कि ये बात कर रही थी कि इलेक्शन में उनके मैंडेट को चोरी किया गया, अब उनका एहतजाज किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या हुकूमत के इस निज़ाम का वो हिस्सा बनेंगी। चूँकि जितने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे हमने उनको देखा कि उन्होंने हल्फ भी उठाया, वो असम्बली के इजलास में भी आए। तो क्या अब अदालती फोरम्स पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और एहतजाज की शिद्दत में कुछ कमी आएगी, या फिर ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर सदारती इंतखाब कितना आसान होगा आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जीतना। GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अब आपकी जमात की आगे स्ट्रेटजी क्या है, और वो तमाम जमातें जो कि आपके साथ मौजूद थी, जिन्होंने एहतजाज भी किया था, अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? हम पिलडेट की भी रिपोर्ट एक देख रहे हैं, इलेक्शन की साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ निज़ाम भी आगे चल रहा है। जी, निज़ाम तो निज़ाम सक्का है जो आगे चले जा रहे हैं, इसको तो मैं निज़ाम मानती नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि नहीं दिल को भाता है ये इस निज़ाम का नज़रिया। बाकी ये कि जो हम लोगों की स्ट्रेटजी, जो एक आखिरी जो हम लोगों का हुआ था, जो हम असेंबली के बाहर धरना दिया था, उसमें तो सब जमातों का यही था कि हम इस धरने और एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे और हर फोरम पर और हर उसमें वो करेंगे। अब ये कि अब आगे सुनने वालों के कान पर जूं रेंगती है या नहीं रेंगती, सवाल ये है। ज़ाहिर है इस वक्त इतनी बहुत सारी जमातें हैं जो एहतजाज भी कर रही हैं, धरना भी कर रही हैं, और आपको पता है थोड़े से बड़े सख्त किस्म के बयानात भी आ रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। तो मेरे ख्याल में जो ठानी हुई है, और इस वक्त हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं साहिरा साहबा, उनके तर्ज सियासत पर कुछ आपको हैरत हो रही है? पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि MQM का मैंडेट जाली है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने रब्ता किया, सदारती वोट मांगा, और MQM अब वोट भी देने उनको जा रही है। तो एक तरफ जाली मैंडेट की बात भी हो रही है, फिर वोट भी लिया जा रहा है, वोट लेने वाला भी राजी है, देने वाला भी राजी है। तो देख लीजिए ना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बाकी रही MQM की बात, तो MQM तो कोई अवाम या वो जमहूरियत या इस किस्म की बात तो देखिए आप सूट ही नहीं करती ना।
जिस तरीके से वो जाहिर है अब खुल खुलाकर सामने आ गया कि उन्होंने कहा अगर इनका 100% है तो तुम लोगों का 200% है। बात ये थी कि चंद वजारतों पे शायद एक बहरी अमूर है और एक गवर्नरशिप पे उनका मसला था कि गवर्नर भी हमारा होना चाहिए, और ये वाली वजारत तो MQM किसी भी दौर में हाथ से जाने नहीं देती। इस पे काफी गौर फोर्स करना पड़ेगा कि क्या है। अब आप देख लीजिए ना कि वो आईनी ओहदे तो ले रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन जो डायरेक्ट अवाम जिनसे रिलेट होती है वो वाले वजारतें नहीं ले रही। तो इससे आप देख लें कि इसमें कोई अवाम का या मुल्क कौम का नहीं है। हाँ, इनका अपना वसी तर मुफाद है, बाकी अब ना वो रवादारी रही तो अब यकीन नहीं करें ना, मैं अपने आप को देखूं तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी अगर आवाम से भी अगर पूछे, मैं अक्सर लोगों से पूछती रहती हूँ तो उनको भी नहीं फर्क पड़ता। तो जो अल्फाज आते हैं कि अरे बाबा नाक के पक्के हैं, एक को रात को गाली निकालते हैं, सुबह उसके दर पे बैठे हुए होते हैं वोट के लिए। लेकिन साहिर साहब ये क्या ये हुकूमत और फिर ये असेंबली आपको चलती हुई नजर आ रही है? चूंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा नहीं बनेगी तो MQM की वो डिमांड नहीं पूरी हो सकेगी जिसकी बुनियाद पर MQM इसका हिस्सा बनी थी, और अगर वो 18वीं तरमीम नहीं होती या उसमें मजीद तरमीम नहीं शामिल की जाती तो फिर MQM का मुतालबा पूरा नहीं होता, तो कल को अगर वो भी अलहदा होते हैं तो फिर हुकूमत डगमगा सकती है आपकी नज़र में? जी, तो जब ये इस तरह के चीजें रखी जाती हैं तो ये हुकूमत को डगमगाने के लिए ही रखी जाती हैं। कुछ काफ के हो गए, IPP के हो गए, पीपल्स पार्टी जिस तरीके से वोटिंग में होती है, यानी कि अब नून बड़ी कमजोर सी हुकूमत है कि मतलब वोटिंग के लिए इन्हीं जमातों की मरहूने मिन्नत रहेगी। और अब देखते हैं कि अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो ये जो बाट है, जो तराजू के राइट लेफ्ट डालकर वजन किसी भी पार्टी का बढ़ाया और कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ये वही है। तो बस ऐसे ही होगा, और क्या कहा जा सकता है, मतलब अजीब सी सिचुएशन है, मतलब हंसी आती है जी। देखिए सब लार्जेस्ट पार्टी थी सीटों के एतबार से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो लार्जेस्ट पार्टी थी, अब ज़ाहिर है वो भी अब ऑपोजिशन में शामिल हो गई है। अब ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस आपकी नज़र में क्या क्या हैं? ज़ाहिर है एहतजाज आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उस एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा? अदालती फोरम्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैसले बहुत ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। और अभी ये मखसूस नशस्तों वाला फैसला भी अगर सदारती इलेक्शन के बाद या सेनेट के इंतखाबात के बाद आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर ये अदालती फोरम पर भी जाने का। तो नहीं, यही करना है इन्होंने, यही। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है साहिरा साहब? जी आपकी आवाज आ रही है साहिरा साहब? हाँ जी, वो देखिए अब तो यहाँ पर हो गई, उन्होंने अपनी लेडीज को नोटिफिकेशन भी कर दिया। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में भी उन्होंने उनको मखसूस नशिस्तों को हल्फ लेने से रोक दिया गया। तो जब इरादा कर लिया है एक जमात को कुचलने का, तो मेरे ख्याल में ये वाले स्टैंड पे चल पाएंगे। लेकिन बाकी आपने कहा असेंबली में एहतजाज का, देखें असेंबली का 5 साल मैं भी रही हूँ, इन्होंने जो काम करना होता है हो जाता है। आपकी जो स्पीचेस होती हैं वो बस सिर्फ सोशल मीडिया का और इन चीज़ों का, और आपके प्रोग्राम को एक हॉट टॉपिक देने के लिए वो स्पीचेस होती हैं, बाकी उस पर अमल दरामद कभी भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ये फिर हालात आप किस तरफ जाते हैं? कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले करना, चूँकि ज़ाहिर है अपोजिशन असेंबली में भी मौजूद है, अपोजिशन सड़कों पर भी बड़ा टफ टाइम देगी, और जब इतनी मजबूत अपोजिशन हो जिसके नंबर 100 से भी ज़्यादा हो तो फिर हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फैसले करना, कानून साजी करना, चूँकि फिर असेंबली में भी एक अलग माहौल होता है। जी, सबसे पहले तो आप मेरी बात प्रोग्राम चलता ही रहे तो अच्छी बात है। ये फैसले हुकूमत ने तो करने ही नहीं है, ये फैसले हुकूमत नहीं करती, इसलिए हुकूमत ने कुछ फैसला करने की कोशिश की थी, अंजाम आपके सामने है। तो ये फैसले करेंगे नहीं। अब वही बात है कि अब दोनों ऐसे स्टंट करेंगे कि आंख के तारे और राज दुलारे बने। बाकी ये कि इनके लिए फैसला करना, इन्होंने कौन सा फैसला करना है? इन्होंने कौन सा फैसला करना है? IMF का कर्जा तो जरूरत है इसलिए कि खजाना खाली है, आगे बजट आ रहे हैं, हमने अपना दिफाई बजट भी देना है, बाकी चीजें भी करनी है, और बाकी रही आवाम वो पिसती है तो पिसती रहेगी, उससे किसी को क्या फर्क पड़ा है? मुझे बताइए, हर हफ्ते खुदकुशी कराची आप देख रहे हैं तो एक एक दिन में 4-4 कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल छीनने की वारदातें हो रही है, किसी को कोई फिक्र है? तो हमारा जो आवाम का है ये तो इसी तरह ही पैदा होते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। बाकी आपने कहा ना उन्होंने फैसले मुश्किल, उनके लिए कोई मुश्किल फैसले नहीं, उन्होंने कौन सा खुद से सोच के फैसला करना है? सिर्फ वो जो फंड है उनकी बंदर बांट करनी है, जैसे 10 अरब दे दिए मीडिया को, ये कर दिया वो कर दिया, ये काम करने हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं है। और फैसले उन्होंने नहीं करने, सिर्फ एक रबर स्टैंप है। ये हुकूमती जमातें जब
ये तमाम जमातें जब पीडीएम के ज़ेर सरपरस्ती मुत्तहिद थीं तो मौलाना साहब उस वक्त इनके सदर थे, इनके लीडर थे। अब वो खुद इन पर सवालात उठा रहे हैं, इनके नताइज को इस वक्त वो चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बताएं कि 2024 का इलेक्शन फेयर है या नहीं है। अगर उनको 2018 पर एतराज़ था तो मौलाना साहब को भी इंगेज किया है अपनी इस जो एहतजाज आप लोग कर रहे हैं उसमें शामिल कर रहे हैं JUI को भी? यहाँ पर तो JUI साथ है। हम अगर सिंध की हद तक देखें, राशिद तोमर वगैरह, बाकी मुझे इनके KPK का इतना नहीं पता। और ये तो मौलाना साहब के साथ कब इलेक्शन फेयर है ये नहीं है, मतलब मेरे ख्याल में JUI को इससे कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से PDM में मौलाना साहब ने साथ दिया और जिस तरह एक वो सब कुछ था, उस हिसाब से जो कहते हैं ना, एक लफ्ज़ इन्हीं की पार्टी के एक मेंबर ने बोला था कि हिस्सा बकदरे जिस्सा। मसला ये है कि हिस्सा बकदरे जिस्सा नहीं मिला, तो ये सब वो चीजें हैं। अब देखिए अब इस एहतजाज से बहुत बहुत शुक्रिया सारा जी कंप्लीट कर लीजिए। काम शुरू हो जाएगा, IMF का कर्जा आ गया, अब बाकी क्या रह गया? अब इस एहतजाज का से क्या होगा? अभी आया नहीं, अभी आना है, अभी वो तो आना है, उसके लिए अभी अगले हफ्ते से तैयारी शुरू हो गई है। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, बस शेर भूल गई मैं, जॉन एलियस साहब का था कि मेरे होने। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी खत्म हो गया। सायरा बानो साहिबा GDA की हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।